हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज पुनीत हियर। हम लोग पॉलिटी के एमसीक्यू सीरीज को देख रहे थे। ये उस सीरीज का लेक्चर 6 है। इंडिया के जितने भी एग्जामिनेशन जिसमें पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो, यूपीपीएससी का एग्जामिनेशन हो, बीपीएससी का एग्जामिनेशन हो, स्टेट पीसीएस का एग्जामिनेशन हो, और भी जितने बड़े बड़े एग्जामिनेशन है सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अबाउट द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। तो सबसे पहले तो ये याद रखिए कि हमारा आर्टिकल 25 बताता है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम के बारे में। मतलब हम लोग को धार्मिक स्वतंत्रता है, करे विच इंक्लूड, जिसमें क्या सब आते हैं। सर, जो हमको धार्मिक स्वतंत्रता मिली है आर्टिकल 25 के अंदर, इसमें क्या सब आते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, मतलब कि किसी पर्सन को फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आप भी आपका इनर फेथ है, जिसमें भी आपको जिस धर्म में जो भी चीज़ आप मानते हैं, जो आपका अंदर से मतलब जिसमें आपको विश्वास है, उसके लिए आपको फ्रीडम मिला हुआ है। जो आपका इनर फेथ या बिलीफ है, उसको आप पूरे जो है उसके लिए आप फ्रीडम आपको मिला हुआ है कि उस चीज़ को आप मान सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि जब भी आपका जो इनर फेथ या बिलीफ है ना, जब ये इनर फेथ या बिलीफ है ना, ये जब बाहर निकलता है ना, जैसे हम लोग आउटवर्ड एक्सप्रेशन बोलते हैं, जब ये बाहर निकलता है ना, आउटवर्ड एक्सप्रेशन होता है ना, तब हम क्या करते हैं, अपने धर्म के बारे में दूसरे लोगों को भी बताते हैं। तो उसके लिए भी हमारे संविधान में लिखा गया है कि फ्रीडम ऑफ प्रोफेस, आप अपने धर्म के बारे में दूसरे को बता भी सकते। आप अपने धर्म में जो चीज़ होते हैं ना, जो भी मानिए कोई सिंबल की पूजा होता है या कि कोई भी चीज़ उसमें प्रैक्टिस होता है ना, वो भी आप कर सकते हैं और अपने धर्म को आगे भी बढ़ा सकते हैं, प्रोपोगेट भी कर सकते हैं। ये तीनों राइट भी मिला हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा ना, ये बोथ 1 और 2 होगा। मतलब कि हम लोग को आर्टिकल 25 के अंदर सबसे पहले तो बोला फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, मतलब कि हम लोग जिस धर्म को अंदर से मानते हैं, जिसमें हम बिलीव करते हैं, ये भी आपको स्वतंत्रता मिला हुआ है। फ्रीडम ऑफ प्रोफेस, जब उस बिलीव को हम दूसरे को बताते हैं, जब उस बिलीफ में होने वाले जितने भी प्रैक्टिसेज हैं, जैसे आप देखे होंगे मुस्लिम धर्म में कुछ प्रैक्टिसेज होते हैं, नमाज पढ़ना वगैरह सब, या फिर सिख धर्म में कृपान रखना होता है, हिंदू धर्म में भी बहुत सारे चीज़ होते हैं, लोग लाल धागा बांधे रहते हैं। तो ये सब चीज़ को आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोपोगेट भी कर सकते हैं अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। उसे आप देखे होंगे कि धर्मगुरु सब प्रीचिंग टीचिंग देते रहते हैं। तो ये सब हुआ कि प्रोपोगेट करने का माध्यम। तो ये सभी राइट जो है ना, हमसे आर्टिकल 25 में दिए गए हैं। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, इनर फेथ को मानना, फ्रीडम ऑफ प्रोफेस मतलब अपने इनर फेथ को दूसरे लोगों को बताना, आउटवर्ड एक्सप्रेस करना, आउटवर्ड एक्सप्रेशन इसे बोलते हैं, उसे प्रैक्टिस करना, उस धर्म में होने वाले जितने भी प्रैक्टिसेज हैं उसको अपनाना, उसे करना और प्रोपोगेट करना, अपने धर्म को प्रोपोगेट भी करना। ये सभी राइट जो है हमारे आर्टिकल 25 में दिए। एक चीज़ याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने प्रोपोगेट के बारे में एक चीज़ बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब आप अपने धर्म को प्रोपोगेट करते हैं ना, तो वहाँ पे आपका मकसद होता है कि लोग अपने धर्म को आगे बढ़ाना, ताकि आपके धर्म को दूसरे लोग अपनाए, ठीक है, दूसरे लोग अपनाए। तो जब मानिए कि आप अपने फेथ के बारे में, अपने बिलीफ के बारे में लोगों को बता रहे हैं, ठीक है, अगर बता करके उसके माइंड को आप चेंज करके उसे अपने धर्म अपनाते हैं ना, तो ये सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप उसमें कुछ पैसा दे करके, कुछ लुभा करके, कोई टेम्पटेशन प्रोसेस का यूज करके उसे अगर फोर्सफुली कन्वर्जन करते हैं ना, तो ये गलत है, ये फुल्ली गलत है, ये इलीगल है। किसी को फोर्सफुली कन्वर्जन नहीं करना। अपने फेथ के बारे में बता करके अगर लोग आपके धर्म को अपनाते हैं तो वो सही है, ठीक है। तो प्रोपोगेट में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला था। एक केस हुआ था एमपी गवर्नमेंट वर्सेस फादर एस्टेंस, कुछ नाम था। तो ये केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो प्रोपोगेट है ना, अपने धर्म को जब आगे बढ़ाते हैं ना, तो उसमें आपको फोर्सफुली टेम्पटेशन सबका यूज नहीं करना है, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिए, जो ये मिला है ना, जो प्रैक्टिस करने का जो मिला है ना, ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। मतलब कि आप अपने धर्म की जितने भी प्रैक्टिसेज है उस सब को आप करते हैं, ठीक है। जैसे देखे होंगे कि एक तजिया निकलता है, मुस्लिम धर्म में एक तजिया निकलता है, ठीक है, तजिया निकलता है मुस्लिम धर्म में। और हिंदू धर्म में आप देखे होंगे कि रामनवमी के दिन जो है बहुत सारे लोग जो है बाहर निकलते हैं रामनवमी को। तो ये प्रैक्टिस हुआ ना कि ये हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। अगर सरकार को लगता है ना कि ये निकालने से पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ प्रॉब्लम होने वाला है, तो सरकार इस पर रोक भी लगा सकती है। मतलब कहने का ये हुआ कि जो ये फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस है ना, इसमें एब्सोल्यूट नेचर नहीं है। इसमें सरकार आपको प्रैक्टिस करने से कुछ चीज़ रोक भी सकती है, ठीक है। कुछ चीज़ अगर लगेगा कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी है, तो उस पर सरकार रोक भी लगा सकती है, ठीक है। तो आर्टिकल 25 समझ में आ गया ना। आर्टिकल 25 बताता है किसी भी
पर्सन को फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस है, मतलब इनर फेथ, इनर बिलीफ मानने को उसको राइट मिला हुआ है। फ्रीडम ऑफ प्रोफेस, अपने धर्म को दूसरे को बताने का भी राइट मिला है। उसे उसमें जितने भी प्रैक्टिसेज होते हैं उसको भी करने का अधिकार मिला हुआ है, उसे आगे बढ़ाने का भी अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर बोथ 1 and 2 था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन कर रहा है व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स द फ्रीडम ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशन टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। कह रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन आर्टिकल है जो बताता है कि हर एक संप्रदाय, हर एक धर्म के संप्रदाय को अपने रिलीजियस अफेयर्स करने का अधिकार है। मतलब जितने भी धर्म के लोग हैं ना, उस रिलीजन में जो भी अफेयर्स होते हैं, जैसे अभी जस्ट मैंने बताया रामनवमी, तजिया निकालना, ये सब मनाने का अधिकार है। लेकिन ध्यान में रखते हुए, किसको ध्यान में रखना है? पब्लिक ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए। मोरालिटी मतलब मोरल व्यू क्या है, अगर मानिए कोई ऐसा प्रैक्टिसेज है जो मतलब मोरली ही गलत लग रहा है। जैसे मानिए कि कोई ऐसा प्रैक्टिस है जिसमें कह रहा है कि, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ कि इस्लाम धर्म में जो हलाला का कॉन्सेप्ट है ना, ये थोड़ा सा मतलब अगर आप उसे ध्यान से देखिएगा ना तो ये लगेगा कि मोरली गलत है। ठीक है, ये प्रैक्टिसेस गलत है। लेकिन देखिए अभी तक इसको चेंज नहीं किया है सरकार ने, तो अगर जिस दिन यूसीसी आएगा तो आप देखेंगे उसमें हलाला प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि देखिए कह रहा है कि यार रिलीजियस अफेयर जो भी है आपको करने का अधिकार है आपको, ठीक है, लेकिन उसमें ध्यान में रखते हुए, रिलीजियस अफेयर कहने का मतलब यही हुआ रामनवमी निकालना, तजिया निकालना, ये सब। लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है? तो पब्लिक ऑर्डर को ध्यान में रखना है, मोरलिटी को ध्यान में रखना है कि मोरली सही हो, और हेल्थ को भी ध्यान में रखना है। ऐसे चीज़ भी नहीं करना है जिससे हेल्थ ख़राब हो जाए लोगों का। ठीक है, आपका तो ख़राब होगा तो आप रिलीजियस अफेयर कर रहे थे तो चलिए आपका ख़राब हुआ, लेकिन दूसरे का भी हेल्थ को ध्यान में रख के आपको करना है रिलीजियस अफेयर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कौन सा आर्टिकल बताता है। तो देखिए ये जो हमारा आर्टिकल है ना, ये आर्टिकल 26 है। आर्टिकल 25 से लेके 28 तक ये सभी हमारे धर्म के बारे में बताता है, रिलीजियस फ्रीडम के बारे में बताता है। तो आर्टिकल 25 ने बताया था, जो मैंने आपको बताया कि फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट। और आर्टिकल 26 बोलता है कि कोई भी आप रिलीजियस अफेयर आपके धर्म में होता है ना, वो आप कर सकते हैं, लेकिन ये सबको ध्यान में रखते हुए करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच आर्टिकल प्रोविड द स्टेट, कह रहा है कि कौन सा आर्टिकल है जो जिसमें स्टेट को प्रोविड किया जाता है, स्टेट को रोका जाता है फ्रॉम स्पेंडिंग टैक्स कलेक्शन, प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। कह रहा है कि कौन सा आर्टिकल है जिसमें बोलता है कि जो सरकार है ना, जो गवर्नमेंट है ना, वो अपने टैक्स कलेक्शन का रुपया किसी एक रिलीजन पे, किसी एक धर्म पे खर्च नहीं करेगा। मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि मानिए कि आज सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट है, जिसे कहा जाता है राइट विंग पार्टी, मतलब कि जो मेजोरिटी की बात सुनता है, क्योंकि इसका संगठन बीजेपी का फॉर्मेशन ही इसीलिए हुआ था ताकि जो मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स है उसको रोका जा सके। ठीक है, तो बीजेपी का जब फॉर्मेशन देखेंगे तो उसमें ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि मानिए बीजेपी एक हिंदू लोगों की बात ज़्यादा सुनता है। तो देखिए इसमें पूरा लिखा हुआ है हमारे संविधान में कि कोई भी गवर्नमेंट हो, वो टैक्स कलेक्शन का रुपया एक रिलीजन पे कभी खर्च नहीं करेगा, मतलब एक पर्टिकुलर रिलीजन पे खर्च नहीं करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सर सभी रिलीजन पे तो कर सकता है ना टैक्स कलेक्शन का रुपया। तो यस, ये सभी रिलीजन पे कर सकता है, इक्वल भाग में कर सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट करके उस पर स्पेंड नहीं करना है। ठीक है, एक तो ये मीनिंग हुआ। दूसरा ये मीनिंग हुआ कि नॉन टैक्स कलेक्शन जो है वो रुपया सरकार खर्च कर सकती है। टैक्स कलेक्शन को, रुपया को एक धर्म पे खर्च नहीं करना है। मानिए ये हिंदू धर्म हुआ, ये मुस्लिम धर्म हुआ, ये सिख धर्म हुआ, तो कह रहा है कि सरकार जो है ना टैक्स कलेक्शन का रुपया किसी एक धर्म पे, केवल इसी पे नहीं खर्च करता है, अगर खर्च करना है तो सभी पे करे। ठीक है, एक तो ये मीनिंग हुआ। दूसरा मीनिंग ये कहता है कि सरकार जो है ना नॉन टैक्स कलेक्शन का रुपया किसी एक धर्म पे भी खर्च कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सभी पे खर्च करे। नॉन टैक्स कलेक्शन का रुपया सरकार किसी भी मतलब किसी पे भी खर्च कर सकता है। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर पे भी कर सकता है। तो ये हमारा कौन सा आर्टिकल बोलता है? तो सबसे पहले तो ये हम लोग को समझ में आ गया कि हमारा कौन सा आर्टिकल है जो प्रोवाइड करता है सरकार को कि आप टैक्स कलेक्शन का रुपया किसी एक पर्टिकुलर धर्म पे नहीं खर्च कीजिएगा, करना हो तो आप सभी धर्म पे कीजिएगा, नहीं तो मतलब किसी एक धर्म पे नहीं कीजिएगा। तो ये हमारा आर्टिकल 27 बोलता है। ठीक है, तो 25, 26 एंड 27 ये सब रिलीजन के बारे में बोला। ये तीन हम लोग ने देख लिया, एक 28 अब बचा हुआ है। तो 27 ने क्या बोला कि सरकार को रोकता है कि किसी एक धर्म पे आप टैक्स कलेक्शन का रुपया को खर्च नहीं कीजिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो बता रहा है कि कौन सा आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है जो ये बताता है कि रिलीजियस एजुकेशन दिया जा सकता है किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। मतलब कि हमारे स्कूल में भी हमारे रिलीजन के बारे में जो है एजुकेशन दिया जा सकता है, रिलीजन के बारे में कुछ एजुकेशन या इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है। तो कह रहा है कि क्या सर सभी स्कूल में दिया जा सकता है क्या? तो नहीं भाई। देखिए यहाँ 4 कैटेगरी में बांटा गया है स्कूल को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को 4 कैटेगरी में बांटा गया। फर्स्ट कैटेगरी का वो हमने बोला कि ऑन्ड एंड रन बाय स्टेट, जिसका मालिक और जिसको चला रहा है सरकार, स्टेट। तो ये फर्स्ट कैटेगरी हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या एजुकेशन नहीं दिया जा सकता है, तो ये तो कम्प्लीटली बैन है। कोई ऐसा स्कूल है जिसको एडमिनिस्ट्रेटर एंड रन बाय स्टेट, मतलब जिसका एडमिनिस्ट्रेशन सरकार कर रही है, चला भी सरकार रही है, लेकिन ये जो एस्टेब्लिश किया गया था ना, ये स्कूल जो बना था ना, ये स्कूल जब शुरू में खोला गया था ना किसी रिलीजियस इंडोमेंट के द्वारा, मतलब किसी एक धर्म ने जो है ना इसको बनाया था, किसी एक धर्म के लोगों ने मिल करके इसे एक बनाया था इस स्कूल को। तो इस स्कूल में एजुकेशन दिया जा सकता है, ठीक है। और दिया ही नहीं जा सकता है, मैंडेटरी भी किया जा सकता है कि आपको ये लेना भी पड़ेगा। अगर आप इस स्कूल में एजुकेशन लेते हैं ना तो आपको ये रिलीजन के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ याद रखना है कि देखिए हमारे स्कूल में, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस एजुकेशन दिया जा सकता है, ये हमारा आर्टिकल 28 बोलता है, ठीक है। तो ये तो हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन का। लेकिन याद रखिए कि सभी स्कूल में नहीं दिया जा सकता है। तो फर्स्ट 4 भाग में स्कूल को बांटा गया है कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को 4 भाग में बांटा गया है। पहला कैटेगरी कहता है कि जो सरकार का हो, जिसको चला भी सरकार रहा हो, फर्स्ट ए, ऑन्ड एंड रन बाय स्टेट। इसमें कोई भी रिलीजियस एजुकेशन नहीं दिया जा सकता है। दूसरा कह रहा है कि जिसको एडमिनिस्ट्रेशन और रन स्टेट कर रहा हो, लेकिन ये बना जो हो ना, ये बना हो किसी रिलीजियस कैटेगरी, किसी रिलीजियस धर्म के लोगों ने इसे बनाया हो, इसमें जो है ना इसमें दे सकता है, रिलीजियस एजुकेशन दिया जा सकता है और मैंडेटरी भी किया जा सकता है। और जो लास्ट का 2 है ना, ये बोलता है कि जिसको चला भी रहा हो और एडमिनिस्ट्रेशन ऑन भी कर रहा हो, प्राइवेट कंपनी, कोई प्राइवेट लोग जो है इसे क्या कर रहा हो, मालिक भी हो और उसको चला भी रहा हो, ये दोनों में, ठीक है। लेकिन पहला इसमें क्या है कि इसमें जो है वो एडेड बाय स्टेट, इसमें सरकार कुछ कुछ रुपया डाल रही है, इसमें सरकार क्या कर रही है, कुछ कुछ रुपया डाल रही है। तो इस कैटेगरी में क्या, और दूसरा कैटेगरी ये है कि ये भी जो है प्राइवेट कंपनी का है, इसको चला भी प्राइवेट कंपनी रहा है, कोई प्राइवेट स्कूल है, लेकिन इसको जो है ना सरकार ने रिकॉग्नाइज किया है। रिकॉग्नाइज करने का मतलब कि इसका जो सब्जेक्ट सब है ना, इसका जो सब्जेक्ट सब है, ये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है इसके सब्जेक्ट सब, मतलब ये सरकार का सब्जेक्ट सब यूज करता है पढ़ाने में। तो इस दोनों कैटेगरी में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, इस दोनों कैटेगरी में जो प्राइवेट के द्वारा रन हो रहा है, ऑन कर रहा है, इसमें सरकार कुछ रुपया दे रहा है, इसमें सरकार जो है सरकार के सब्जेक्ट को पढ़ाया जा रहा है, इस दोनों कैटेगरी में भी रिलीजियस एजुकेशन दिया जा सकता है। रिलीजियस एजुकेशन दिया जा सकता है, लेकिन इसमें मैंडेटरी नहीं किया जाएगा। जैसे मैंने बताया ना कि जो रिलीजियस इंडोमेंट के द्वारा बना हो, इसमें मैंडेटरी किया जा सकता है, लेकिन इस दोनों में मैंडेटरी नहीं किया जा सकता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस दोनों, जो प्राइवेट चला रहा हो, जिसको प्राइवेट मालिक भी हो, सरकार कुछ कुछ रुपया डाल रहा है इसमें सरकार का सब्जेक्ट यूज किया जा रहा है, तो इस दोनों कैटेगरी में जो है रिलीजियस एजुकेशन दिया जा सकता है, लेकिन फोर्सफुली नहीं रहेगा, वो मैंडेटरी नहीं रहेगा कि आप इसमें जो है पार्टिसिपेट करें सभी बच्चे, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा आर्टिकल 28 है ना, ये बताता है कि स्कूल में भी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है। उसके लिए 4 कैटेगरी मैंने बताया, ध्यान से 2 बार वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आर्टिकल 29 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स, कह रहा है कि आर्टिकल 29 किस चीज़ के बारे में डिस्कस करता है। तो हमारा आर्टिकल 29 है वो किस चीज़ के बारे में डिस्कस करता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। ये देखिए बहुत ही अजीब है कि आर्टिकल 29 को जब आप पढ़िएगा ना, तो इसमें आपको मिलेगा जो लिखा हुआ है, वो लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। हम लोग का रिलीजियस फ्रीडम समाप्त हो गया है, जो कि हमारा 25 से 28 तक था। अब 29 और 30 ये दोनों जो है ना माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को रखने के लिए, माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को कंजर्व करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 29 का जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो लिखा हुआ है इसमें कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, लेकिन जब इसके अंदर जाइएगा तो देखिए इसमें क्या लिखा है, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन, मतलब कि इंडिया के किसी भी समाज के कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के कोई भी सेक्शन रहेगा, रिसाइडिंग इन इंडिया, हैविंग ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर, उसके पास एक अपना लैंग्वेज हो, स्क्रिप्ट हो, कल्चर हो, वो अपने इस सभी चीज़ों को कंजर्व करके रखेगा, कंजर्व करके रख सकता है, ये उसका राइट है। अभी आपको बताइए कि कहीं से इसमें माइनॉरिटी दिखा गया
नहीं दिखाना, क्योंकि ये इंडिया के सभी सिटीजन के बारे में बोलता है। लेकिन जब आप आर्टिकल 29 को देखिएगा ना, तो वो तो बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। लेकिन जब उसके अंदर हम लोग देखते हैं ना, तो अंदर में देखते हैं लिखा हुआ है कि एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन, मतलब हमारे समाज का कोई भी सेक्शन जो है ना, जिसका अपना लैंग्वेज है, जिसका अपना स्क्रिप्ट है, अपना कल्चर है, उस सभी को क्या कर सकता है, कंजर्व करने की कोशिश करेगा, कंजर्व करके रखने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये तो सही है। ठीक है, आर्टिकल 29 में ये लिखा हुआ है, कह रहा है कि नो सिटीजन शेल बी डिनाइड एडमिशन इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय स्टेट या रिसीविंग एड आउट ऑफ द स्टेट फंड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज, एनी ऑफ द। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पर्सन को जो है ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो सरकार द्वारा चलाया जाता हो, जिसमें सरकार जो है फंड करता हो, ठीक है, ऐड करता हो, ठीक है, स्टेट फंड से, अपने टैक्स कलेक्शन से, कह रहा है कि उसमें जो है ना, किसी पर्सन को एडमिशन लेने से नहीं रोक सकते हैं ये कह के कि आप ये धर्म के हैं, इस रेस से हैं, इस कास्ट से हैं, इस लैंग्वेज से हैं, तो आपको नहीं एडमिशन दूंगा। जैसे अगर आप मानिए कि जामिया इस्लामिया स्कूल जब जाइएगा ना, जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जब जाइएगा ना, तो आपको नाम से क्या लग रहा है, सर जामिया इस्लामिया जो होगा इसमें मुस्लिम लोग ही भाग लेते होंगे, मुस्लिम लोग ही पढ़ते होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ये सब सरकार के फंड से चल रहा है, जामिया इस्लामिया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी सब सरकार के फंड से चल रहा है। इस सभी में जो है ना, किसी भी पर्सन को रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज, इस सब बेसिस पे जो है एडमिशन लेने से रोक नहीं सकता है। ठीक है, जिसमें भी सरकार अपना रुपया देता हो, ठीक है, अपना फंड देता हो सरकार, ठीक है, स्टेट फंड से चल रहा हो ना, इसमें भी किसी भी पर्सन को जो है एडमिशन लेने से रोक नहीं सकता है। ये हमारा आर्टिकल 29 में ये दोनों बात लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 29 का ये 1 है और ये 29 का 2 है, 29 का ये 1 है और ये 29 का 2 है। ये दोनों जो है ना, हमारा जब 29 देखिएगा तो वो बोलता है कि इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी को हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं भी आपको देखिए माइनॉरिटी का सवाल नहीं होगा। ये पूरे देश के हर एक सोसाइटी के बारे में बता रहा है। पहला बता रहा है कि किसी भी सोसाइटी में जो भी अपना उसका लैंग्वेज होगा, स्क्रिप्ट होगा, कल्चर होगा, हमारे देश के बहुत सारे सेक्शंस है, तो उसमें जो भी जिसका लैंग्वेज हो, स्क्रिप्ट हो, सबको सरकार जो है प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। वो खुद भी प्रोटेक्ट करने का उसको अधिकार है। और दूसरा बोलता है कि किसी भी पर्सन को एडमिशन लेने से आप नहीं रोक सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, ये कह के कि आपका रिलीजन ये है तो आप एडमिशन नहीं होगा जामिया में, ठीक है, जामिया इस्लामिया में नहीं होगा एजुकेशन, अलीगढ़ में नहीं होगा, आपका रिलीजन ऐसा है, ये सब कह के आप कभी भी किसी पर्सन को रोक नहीं सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा बोथ 1 और 2। आर्टिकल 29 हमारा बताता है कि किसी भी पर्सन को अपना जो है स्क्रिप्ट, लैंग्वेज सबको कंजर्व करने का अधिकार है। और दूसरा बोलता है कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप जो है पार्टिसिपेट करने से, एडमिशन लेने से नहीं रोक सकते ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज, एनी ऑफ द डे, कोई भी इसमें से। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल 29। अगर डायरेक्ट एग्जाम में पूछे कि आर्टिकल 29 क्या बोलता है, तो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। लेकिन जब डीप में जाएगा तो ये दोनों चीज़ इस आर्टिकल 29 में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि विच आर्टिकल्स गिव द राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आप देखे होंगे, कह रहा है कि कौन सा आर्टिकल है हमारे संविधान में जो बताता है कि जो हमारे देश में माइनॉरिटी है ना, जो हमारे देश में माइनॉरिटी है, ये भी ध्यान रखिएगा कि माइनॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ क्या, द लैंग्वेज। माइनॉरिटी जो है ना ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड रिलीजन, जो भी हमारे देश में जिस धर्म के लोग कम हैं, ठीक है, उसे हम लोग माइनॉरिटी बोलते हैं, या जिस भाषा के लोग कम है उसे भी हम लोग माइनॉरिटी बोलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि माइनॉरिटी किसको बोलते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ जिस धर्म के लोग कम है, रिलीजन उसको भी माइनॉरिटी बोलते हैं, जिस भाषा के लोग कम है उसको भी माइनॉरिटी बोलते हैं। कह रहा है कि कौन सा आर्टिकल है वो माइनॉरिटी सबको अधिकार देता है कि आप अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, आप अपना स्कूल खोल सकते हैं। आप देखे होंगे ना कि हमारे देश में मदरसा चलता है, मदरसा, ठीक है, मदरसा। आपको पता होगा कि मदरसा में फंड भी सरकार देती है, ठीक है, सरकार फंड इसमें प्रोवाइड करती है। तो कह रहा है कि कौन सा आर्टिकल है जो बताता है कि माइनॉरिटी सब जो है ना अपना स्कूल खोल सकता है। तो ये मदरसा का कॉन्सेप्ट इसी आर्टिकल से आया है। ठीक है, क्योंकि देखिए मदरसा किसका होता है, तो मुस्लिम का होता है। तो अब मुस्लिम एक क्या है, हमारे देश में रिलीजन, उस रिलीजन के लोग कम है, उसे हम लोग माइनॉरिटी बोलते हैं। तो माइनॉरिटी को अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है, ये आर्टिकल हम लोग का 30 बोलता है। आर्टिकल 30 जो है ना, ये बोलता है, आर्टिकल 30, ठीक है, आर्टिकल 30 याद रखिएगा, 31 में अभी बता रहा हूँ। 30 बोलता है कि जो माइनॉरिटी है ना हमारे देश में, वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकता है। आपको ये सब 31 का ए क्या बोलता है, तो ये भी याद रखिए, 31 का ए बोलता है कि जो माइनॉरिटी, मानिए कि ये मदरसा खोला, इस जगह पे उन्होंने अपना एक मदरसा खोला, ठीक है,
तब इस जगह पे जो खोला ना, तो ये उसका राइट टू प्रॉपर्टी कहलाएगा। मतलब कि ये प्रॉपर्टी अब स्कूल मदरसा का हो गया, ठीक है। तो अब रहा कि राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि सर ज़मीन रखने का अधिकार। तो अगर मानिए कल जाकर के सरकार को यहाँ से एक रोड ले जाना हो, मानिए कि सरकार को यहाँ से एक रोड निकालना हो, क्या करना हो, एक रोड निकालना हो सरकार, तो राइट टू प्रॉपर्टी अगर मानिए सर इसका ये ज़मीन राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट हो जाएगा, तब तो ये ज़मीन देगा ही नहीं, कहेगा कि ये सर हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है। तो माइनॉरिटी को जहाँ पे अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोला, वहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार है, लेकिन सरकार जो है ना लार्जर पब्लिक के इंटरेस्ट में, अगर सरकार देखेगा कि पब्लिक के इंटरेस्ट में रहेगा यहाँ से रोड गुजारना, तो सरकार उसको कंपेंसेशन दे करके ये ज़मीन ले भी सकता है। तो ये हमारा आर्टिकल 13 का 1A बोलता है कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंजॉय द राइट टू प्रॉपर्टी, हाउएवर स्टेट कैन टेक अवे दिस प्रॉपर्टी। लेकिन सरकार ये प्रॉपर्टी टेक अवे कर सकती है, ले सकते हैं इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट बाय गिविंग सम कंपनसेशन। कुछ कंपनसेशन दे करके उसे क्या कर सकता है, सरकार ले सकती है। अब कहोगे सर राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी क्या होता है? देखिए राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जो भी ज़मीन आपका है ना, उस ज़मीन पे आपका अधिकार है, ठीक है। लेकिन अगर देखिए राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया हमारे फंडामेंटल राइट से, ताकि ये लोग नहीं बोल सके। अभी आप सिंपल सा सोचिए, एक आपका ज़मीन है, एक आपका ज़मीन है, उस ज़मीन पे सरकार को, मानिए सरकार को ज़मीन आपसे लेना है, ठीक है। अगर ये फंडामेंटल राइट रहता ना, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते और बोलते कि सर मैं अपना ज़मीन नहीं दूंगा क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है। तो फंडामेंटल राइट इंसान को दिया गया है, इसीलिए दिया गया है ना, ये फंडामेंटल राइट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर राइट टू प्रॉपर्टी भी एक फंडामेंटल राइट रहता, तब तो आप ज़मीन देने में बहुत प्रॉब्लम करते, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते। तो इसीलिए राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया हमारे संविधान से। हमारे संविधान से राइट टू प्रॉपर्टी को हटा करके लीगल राइट बना दिया गया, जो कि मैं पिछला लेक्चर में बताया। लेकिन जो माइनॉरिटी है ना, वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जहाँ पे खोलता है ना, वहाँ पे उसका राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार दिया गया है, लेकिन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में उसको भी सरकार छीन सकती है बाय सम कंपनसेशन दे करके, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल 30 का 1A बोलता है, ठीक है। बस इतना ही आर्टिकल 30 में लिखा गया है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अबाउट द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी। कहोगे सर इसका मतलब क्या होता है? देखिए ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इम्पोर्टेंट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी, ठीक है। देखिए ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी का मतलब क्या हुआ? तो देखिए हमारा जितना भी फंडामेंटल राइट, हमने 12 से लेके 35 तक, ये सभी फंडामेंटल राइट, ठीक है। इस सभी फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए, ये जितने भी फंडामेंटल राइट हैं जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे स्ट्रेंथ के लिए, सब कुछ के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे राइट टू लाइफ के लिए, डिग्निटीफुल लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, इस सभी को बचाने के लिए एक आर्टिकल है जिसका नाम है आर्टिकल क्या 32। तो आर्टिकल 32 जो है ना, ये बोलता है कि अगर इसमें से कोई भी राइट जो है ना आपका उल्लंघन होता है ना, तो आप इसकी रक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रक्षा कैसे करेगा? तो एक उपचार दिया गया है जो आर्टिकल 32 में लिखा गया है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अबाउट द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी। कौन सा हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी है, उपचार है, जो दिया गया है हमारे आर्टिकल 32 में। तो अभी आर्टिकल 32 को मैं डीप में पढ़ाता हूँ, लेकिन अभी आप ये सबसे पहले याद कर लीजिए कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी का अधिकार हम लोग को आर्टिकल 32 से मिला है, जो बोलता है कि किसी भी पर्सन का फ्रीडम ऑफ, जितना भी हमारा फंडामेंटल राइट है, अगर वायलेट होता है ना, तो उसकी रक्षा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करेगा, ठीक है, बाय इशूइंग रीट्स। बहुत सारा चीज़ है जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को मेन प्रोटेक्टर बनाया गया है। बाद में लगा कि सुप्रीम कोर्ट को इससे ज़्यादा बर्डन होता है, तो ये हाई कोर्ट को भी ये पावर दे दिया गया। तो सबसे पहले क्या याद रखना है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए, हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए एक उपचार दिया गया है जो हमारे आर्टिकल 32 में लिखा गया है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। आगे कह रहा है कि अंडर विच आर्टिकल जो है ए पर्सन कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट इफ द राइट्स इन पार्ट 3 वायलेटेड। यही हो गया। देखिए राइट पार्ट 3 में क्या है हमारे संविधान के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स। इस फंडामेंटल राइट्स में कोई भी चीज़ अगर वायलेट होता है ना, कोई भी वायलेशन होता है ना, तो कोई भी पर्सन जिसको ये फंडामेंटल राइट्स मिलने में परेशानी हुई, फंडामेंटल राइट्स नहीं मिले, कह रहा है डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। तो ये कौन सा आर्टिकल है जो बताता है कि कोई भी पर्सन जिसका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा हो, वो डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा? तो ये हमारा आर्टिकल जो है ना 32 का 1 बोलता है। 32 का 1 बोलता है कि किसी भी पर्सन का जो है ना, अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है ना, तो डायरेक्टली अप्रोच करेगा सुप्रीम कोर्ट
एंड गेट रेमेडी, और वहाँ से उपचार पाएगा, ठीक है, कि कैसे हमारा फंडामेंटल राइट्स को बचाएगा, वो उपचार वहाँ से सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो देख रहे हैं ना कि आप बताइए कि आपको कोई परेशानी होती है तो सबसे पहले कौन से कोर्ट जाते हैं? तो सबसे पहले लोअर कोर्ट जाते हैं, फिर उसके बाद हाई कोर्ट जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। लेकिन देखिए फंडामेंटल राइट इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें अगर कोई परेशानी होती है ना, फिर फंडामेंटल राइट, मानिए आपको कोई बोलने से रोक रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बताया ना कि आर्टिकल 19 में आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार मिला है, बोलने की आज़ादी मिला है, ठीक है, कुछ रिस्ट्रिक्शन है उसको ध्यान में रखकर। अगर उसमें परेशानी हो रही है ना, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, डायरेक्ट, किसी लोअर कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट है आपका। तो फंडामेंटल राइट एक इंसान के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। इसीलिए भीमराव अंबेडकर जी ने बोला था कि ये जो आर्टिकल 32 है ना, आर्टिकल 32 ये हमारे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का ये क्या है, आत्मा है, हार्ट एंड सोल है, दिल और धड़कन है, ठीक है कि नहीं है इसमें, हार्ट और सोल, दिल और आत्मा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। अंबेडकर जी ने ऐसा बोला था आर्टिकल 32 के बारे में, ठीक है। तो आर्टिकल 32 में जो है ना टोटल 4 राइट हैं, लेकिन जिसमें से हम लोग देखते हैं, सभी को देखेंगे, ठीक है। 32 का 1 बोलता है कि किसी भी पर्सन का अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होता है ना, तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अब रहा कि सर ठीक है, चलिए मैं सुप्रीम कोर्ट चला गया, अब क्या होगा? अब सुप्रीम कोर्ट उसका उपचार करेगा, कैसे करेगा? तो बाय इशूइंग रिट्स, ठीक है। रिट्स के बारे में मैं अभी बताता हूँ। ये 5 तरह के रिट्स होते हैं जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है इस पर्सन के जो है फंडामेंटल राइट्स को बचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट। तो क्या हुआ कि सबसे पहले किसी पर्सन का अगर पार्ट 3 में जितने भी फंडामेंटल राइट लिखे गए वायलेट होगा तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जाएगा। तो ये 32 का 1 बोलता है। 32 का 2 बोलता है कि अगर मानिए कि उसका फंडामेंटल राइट वायलेट्स हुआ तो वो सुप्रीम कोर्ट गया, तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे क्या करेगा, उसका उपचार करेगा। तो उपचार कैसे करेगा? तो रीट जारी करके। अब रहा कि सर ये जो रीट जारी किया, ठीक है, आपने बोला कि रीट जारी करेगा, मतलब कोई मानिए कि कोई ये जजमेंट देगा कि ऐसा करो, सरकार को रोकेगा, इंसान को, सबको कहेगा कि इसके फंडामेंटल राइट को बचाओ, और सुप्रीम कोर्ट इंडिया के बाद तो सभी लोग मानेंगे। तो ये रिट्स कौन कौन जारी करता है? तो पहला तो याद रखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जारी करता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इंडिया को कहा गया प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने का अधिकार सुप्रीम। लेकिन बाद में क्या हुआ कि लोगों का फंडामेंटल राइट इतना वायलेट होने लगा, सब लोग सुप्रीम कोर्ट जाने लगे। तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि भाई इतना बर्डन कैसे मैं संभालूंगा, तो उन्होंने हाई कोर्ट को भी जो है, हाई कोर्ट को भी कहा कि ठीक है आप भी जो है ना रिट जारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को भी रिट जारी करने का अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर्टिकल 32 के 2 के अंदर जो है रिट जारी करता है, वहीं हाई कोर्ट ऑफ इंडिया 226 आर्टिकल के अंदर, याद रखिएगा आर्टिकल 32 के 2 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिट्स जारी करके किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट को बचाता है। जबकि हाई कोर्ट ऑफ जो हमारे होते हैं, हाई कोर्ट स्टेट के जो हाई कोर्ट होते हैं, जितने भी हाई कोर्ट हैं, वो आर्टिकल 226 के अंडर जो है रिट्स जारी करता है, और ये भी फंडामेंटल राइट बचाने की कोशिश करता है। तो जब कोई पर्सन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गया, 32 का 1 बोला, सुप्रीम कोर्ट वहां जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने उसके फंडामेंटल राइट को बचाने की कोशिश किया, क्या जारी करके? तो रिट्स जारी करके। और रिट्स जारी कौन कौन कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है और हाई कोर्ट भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट तो गारंटी करेगा, लेकिन हाई कोर्ट के पास ये हो जाता है, हाई कोर्ट के पास डिपेंड करता है कि हाई कोर्ट को अगर मन है फंडामेंटल राइट बचाने की कोशिश करना है तो कोशिश करेगा हाई कोर्ट भी। लेकिन हाई कोर्ट को आप जबरदस्ती नहीं बोल सकते हैं कि सर मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया, आप हमारा फंडामेंटल राइट को बचाइए। आप हाई कोर्ट को परमिशन नहीं दे सकते। हाई कोर्ट को मन होगा तो आपके फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए रिट जारी करेगा, अगर मन नहीं होगा तो हाई कोर्ट कहेगा कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चले जाइए, ठीक है। तो ये आर्टिकल 32 के 2 में लिखा गया है कि रिट्स जारी करके जो है क्या करेगा, तो फंडामेंटल राइट्स को बचाएगा, ठीक है। अब रहा कि सर ये रिट्स जो होते हैं ना, ये कॉन्सेप्ट हमने किसी कंट्री से लिया है क्या? तो यस, ये यूके से हमने कॉन्सेप्ट लिया है। रिट्स जारी करना, रिट्स जो होता है ना, ये कॉन्सेप्ट हमने यूके के संविधान से लिया है, यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया। अब आप कहोगे कि सर 32 के 3 में क्या लिखा है, ये भी आप बता दीजिए। 32 के 3 में लिखा गया है कि देखिए पार्लियामेंट के पास राइट है, पार्लियामेंट के पास राइट है कि देखिए हमने आपको बताया कि 32 के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिट्स जारी करता है, 226 के अंदर हाई कोर्ट ऑफ इंडिया रिट्स जारी करता है। क्या पार्लियामेंट के पास एक पावर दिया गया कि आप किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को भी रिट जारी करने का पावर दे सकते हैं? जैसे एग्जाम्पल के लिए कैट जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, सैट स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है, उसके बाद जैट ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है, ये सभी को पार्लियामेंट ने कहा कि आप लोग रिट जारी कर सकते हैं। मतलब पार्लियामेंट के पास ये पावर दिया गया
कि वो किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को भी बोल सकते हैं कि आप भी रीट जारी कर सकते हैं। ये हमारा आर्टिकल 32 का 3 बोलता है, ठीक है, 32 का 3 बोलता है। ओके, 32 का 4 क्या बोलता है? 32 का 4 कुछ नहीं बोलता है। राइट गारंटी बाय द आर्टिकल, ये आर्टिकल के द्वारा जो राइट दिया गया शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कह रहा है कि ये सस्पेंड नहीं होगा जब तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा प्रावधान नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए हमारे जो आर्टिकल 32 है ना, आर्टिकल 32 को अगर कंप्लीट पूछेगा एग्जाम में तो उसे हम लोग कहेंगे कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का उपचार लिखा गया है उसमें। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब मेनली फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा है, ठीक है। अब रहा कि कोई किसी पर्सन का मानिए फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जाएगा, ये 32 का 1 बोलता है। 32 का 2 बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट जब जाएगा ना तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, अगर मानिए वो गलती से हाई कोर्ट चला गया तो हाई कोर्ट भी, अगर हाई कोर्ट को मन है तो वो भी जो है फंडामेंटल राइट बचाने की कोशिश करेगा बाय इशूइंग रिट्स जारी करके। आपको कि सर रिट्स क्या होता है, मैं अगला क्वेश्चन में बताऊंगा रिट्स क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले वो सुप्रीम कोर्ट गया 32 के 1 में, फिर वहाँ पे गया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिट्स जारी करके उसके फंडामेंटल राइट को बचाने की कोशिश किया। और 3 बोलता है कि पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है, वो किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को भी रिट्स जारी करने का अधिकार दे सकता है, ठीक है। तो ये हमारे आर्टिकल 32 कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आर्टिकल 32 को रिमेडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी बोला जाता है। आर्टिकल 32 के अंदर 4 राइट्स की बात की गई, 3 राइट इंपॉर्टेंट था तो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट ऑफ इंडिया जो है हमारा, हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट जो हर एक स्टेट में होता है, रिट्स जारी कर सकता है अंडर विच आर्टिकल। अभी मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 226 के अंदर जो है हाई कोर्ट ऑफ इंडिया भी रिट्स जारी कर सकता है 226 के अंतर्गत, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिट्स जारी किया 32 के अंदर, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 32 का जो 2 था ना, इसके अंतर्गत जो है रिट्स जारी करके किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट को बचाने की कोशिश किया। हाई कोर्ट ऑफ इंडिया जो है ना 226 के अंदर किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट को बचाने की कोशिश कर सकता है, ठीक है, कर सकता है। देखिए मैं यहाँ पे बाइंडिंग नहीं कर रहा हूँ हाई कोर्ट ऑफ इंडिया को, क्योंकि फंडामेंटल राइट का जो मेन प्रोटेक्टर है ना हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। सुप्रीम कोर्ट को बर्डन को कम करने के लिए हाई कोर्ट को भी ये पावर दिया गया कि आप भी किसी पर्सन का जो है फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए रिट्स जारी कर सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट को लगेगा कि नहीं भाई मैं नहीं करूँगा, जाके तुम सुप्रीम कोर्ट में मिल लो, तो फिर सुप्रीम कोर्ट तो गारंटी करेगा, ठीक है। हाई कोर्ट पे डिपेंड करता है कि अगर वो किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट को बचाना चाहता है तो रिट्स जारी करके अंडर आर्टिकल 226 के अंदर बचा सकता है, ठीक है। तो ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिट कहाँ से जारी करता है, तो 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट जारी करता है, ठीक है। आपको कि सर आर्टिकल 44 क्या है, तो आर्टिकल 44 है यूसीसी के बारे, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब सबको समान का अधिकार हो, ठीक है, समान अधिकार हो, सबको समान अधिकार हो, तो उसको आर्टिकल यूसीसी याद रखिएगा। ये कॉन्सेप्ट ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। आर्टिकल 44। आर्टिकल 50 क्या बोलता है, आर्टिकल 50 बोलता है कि हमारा जो एग्जीक्यूटिव है और जुडिशियरी है दोनों अलग अलग रहना चाहिए, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। मतलब एग्जीक्यूटिव किसको बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर हेडेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव कहलाता है। एग्जीक्यूटिव को जुडिशियरी से अलग रहना है, ये आर्टिकल 50 बोलता है, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं तो ये दोनों याद रखिए अभी, ठीक है। आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिट्स जारी करता है, 226 के अंतर्गत जो है हाई कोर्ट ऑफ इंडिया रिट्स जारी करता है। हमारा जो क्वेश्चन था कि हाई कोर्ट जो है रिट जारी करता है किस आर्टिकल के अंतर्गत, 226 के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हबीज कॉर्पस। देखिए आ गया हमारा रिट्स। मैं बता रहा था ना कि रिट्स क्या होता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि हमारे हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये दोनों जो है ना हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए रिट जारी करेगा। तो रिट टोटल 5 होते हैं। कितने रिट होते हैं, 5 रिट होते हैं। एक होता है हबीज कॉर्पस, एक होता है मैंडमस, एक होता है प्रोविजन, एक होता है सेसोररी और एक होता है क्यू वारंटो। ये 5 रिट्स हैं। ओके सर ये रिट्स क्या होता है, तो देखिए एक जजमेंट होता है जो दिया एक ऑर्डर होता है, जजमेंट नहीं बोलिए, एक ऑर्डर होता है जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट ऑफ इंडिया ऑर्डर जारी करते हैं, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ कैसे कैसे ऑर्डर जारी करते हैं। किसी भी पर्सन का अगर फंडामेंटल राइट वायलेट्स होता है ना, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जितने भी है वो रिट्स जारी करके उस पर्सन के फंडामेंटल राइट को बचाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले याद रखिए कि 5 हमारे रिट्स होते हैं। एक हबीज कॉर्पस रिट्स होते हैं, एक मैंडमस रिट्स होते हैं, एक प्रोविजन रिट्स होते हैं, एक सेसोररी होते हैं, एक क्यू वारंटो होते हैं। जिस लाइन में मैंने बताया इसी लाइन में याद करना है। क्यों, क्योंकि इसमें एक दूसरे में समानता है। जैसे प्रोविजन और सेसोररी जो है ना एक दूसरे के जैसा है, इसीलिए हमेशा इसको अगल बगल में ही रहना चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग सभी का मतलब समझते हैं। देखिए हबीज कॉर्पस जो होता है ना, इसका मतलब होता है टू हैव अ बॉडी। क्या क्या होता है इसका मतलब, टू हैव अ बॉडी।
मतलब क्या हुआ सर, टू हैव अ बॉडी का मतलब हुआ कि मानिए किसी पर्सन को डिटेंड किया गया, ठीक है, व्हेन ए इंडिविजुअल इज डिटेंड विदाउट द लीगल जस्टिफिकेशन। मानिए किसी पर्सन को सरकार ने अरेस्ट कर लिया, मानिए एक बिहार सरकार है, बिहार सरकार ने किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया बिना उसे लीगल जस्टिफिकेशन दिए हुए, मतलब ना उसको लीगल का कंसल्ट करने दिया, ना उसको बताया गया कि क्यों उसको जो है पनिश किया गया है, क्यों उसको डिटेंड किया गया, कुछ नहीं बताया। तब क्या होगा, मानिए उसके घर वाले जा करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को बोलते हैं कि देखिए हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट्स हो रहा है, एक हमारे जो घर वाले हैं उसको डिटेन कर लिया गया, बताया भी नहीं गया कि क्यों किया गया, ठीक है। तब वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या हाई कोर्ट जो है ना, ये हबीस कॉर्पस रिट जारी करेंगे और पूछेंगे सरकार से कि बताओ तुम, टू हैव अ बॉडी, क्या तुम्हारे पास बॉडी है क्या, टू हैव अ बॉडी। हबीस कॉर्पस का मतलब ही यही होता है। देखिए हमारा एक क्वेश्चन था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हबीस कॉर्पस। हबीस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव अ बॉडी। जब किसी पर्सन को डिटेन किया जाता है ना, जब भी किसी पर्सन को डिटेन किया जाता है ना विदाउट द लीगल जस्टिफिकेशन, तब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास अगर वहाँ उसके घर वाले जाते हैं, अगर घर वाले नहीं भी जाएंगे, कोई दूसरा पर्सन मानिए वो भी जा करके बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, तो ठीक है, जरूरी नहीं है कि कोई भी पर्सन जाए, ठीक है। तो तब उस केस में जो रिट जारी करता है ना, वो हबीस कॉर्पस जारी करता है। और हबीस कॉर्पस का मतलब पूछता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या हाई कोर्ट पूछता है सरकार से कि, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, जरूरी नहीं है सरकार से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से पूछेगा क्या आपके पास बॉडी है क्या। और उस केस में बताना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये बताना ही पड़ता है, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और हमारा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सबके लिए लागू होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऑफ इंडिया जो बोलेगा वो तो करना ही पड़ेगा। तो जब किसी पर्सन को डिटेंड किया जाता है विदाउट द लीगल जस्टिफिकेशन दिए हुए, बहुत साल से मानिए वो जेल में है, उसको कुछ हो ही नहीं रहा है, ना उसका जजमेंट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तब उस केस में उसके घर वाले या कोई भी पर्सन जिसको ऐसा लगता है, तो वो जाकर के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऑफ इंडिया में जो है कहेगा कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। तब उस केस में एक रीट जारी करेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। उस रीट को हम लोग हबीस कॉर्पस बोलते हैं, जिसमें पूछता है वो कि बताओ क्या तुम्हारे पास बॉडी है क्या। तो हबीस कॉर्पस समझ में आया ना, कि जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया, मानिए किसी पर्सन को अरेस्ट किया, उसको कोई लीगल कंसल्टेशन नहीं मिल रहा है कि वो कैसे अब जेल से निकलेगा, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है, तब उस केस में जो है ये रीट जारी करके उस पर्सन के लाइफ लिबर्टी को बचाया जाता है, ठीक है। जो हबीस कॉर्पस रिट्स होता है, इसका मतलब होता है टू हैव अ बॉडी, क्या आपके पास बॉडी है, ठीक है। नेक्स्ट है मैंडमस। मैंडमस का मतलब क्या होता है, मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, वी कमांड, इसको बोलते हैं मैंडमस। मैंडमस किसको बोलता है, वी कमांड, मतलब कि हम आपको ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है, वी कमांड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये रिट इशू किया जाता है इन नेचर ऑफ कमांड, कमांड के नेचर में, ऑर्डर के नेचर में, बाय जुडिशियरी के द्वारा पब्लिक ऑथोरिटी को, किसी पब्लिक ऑथोरिटी को। मतलब कोई मानिए जैसे मैं एक स्टाफ हूँ, तो मैं एक पब्लिक ऑथोरिटी हुआ ना, मैं एक सरकारी गवर्नमेंट स्टाफ हूँ तो पब्लिक ऑथोरिटी हुआ। तो ये जो मैंडमस जो होता है ना, ये सरकारी एम्प्लॉय को ही भेजा जाता है रीट। ये रीट जारी करता है किसके अगेंस्ट, तो सरकारी एम्प्लॉय के अगेंस्ट, और उनको बताता है कि देखो आप जो ये कर रहे हो ना, ये गलत है, या आप सही ढंग से काम करो। मतलब समझ रहे हैं, मतलब मैंडमस जो रीट है ना, इसमें पब्लिक एम्प्लॉय को ऑर्डर दिया जाता है कि आप अपने सही ढंग से काम कीजिए, ठीक है। मैंडमस कैन बी इशूड टू किस पे इशू, पब्लिक लीगल राइट पे, नोट द प्राइवेट राइट पे। ये याद रखिएगा कि एक पब्लिक एम्प्लॉय पे ही भेजा जाता है, एक सरकारी एम्प्लॉय को ही भेजा जाता है मैंडमस, ना कि किसी प्राइवेट एम्प्लॉय को भेजा जाता है, ठीक है। अमेंडमेंट के द्वारा सरकार जो है मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कोशिश करता है कि जो सरकारी एम्प्लॉय है वो सही ढंग से काम करे, करप्शन ना करे, ये सब नहीं करे, ठीक है। तो मैंडमस समझ में आया ना। मैंडमस बोलता है वी कमांड। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया मैंडमस रिट्स के द्वारा किसी भी सरकारी एम्प्लॉय को, किसी गवर्नमेंट स्टाफ को बता सकता है कि आपको कैसे काम करना है, ठीक है, नेचर ऑफ वर्क क्या रहेगा आपका, किस ढंग से काम करना है, ये कोशिश करता है इस रीट के द्वारा। नेक्स्ट जो दो रीट है ना, प्रोविजन और सेसुररी, ये दोनों रीट्स क्या बोलता है, तो देखिए प्रोविजन मतलब क्या होता है, रोकना। मानिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हमारे देश का क्या है, सबसे बड़ा हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये कौन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये हमारे छोटे छोटे हाई कोर्ट हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है ना, इस सभी छोटे छोटे हाई कोर्ट को, ये सभी हाई कोर्ट जितने भी हैं, इसमें मानिए कोई केस आया और ये केस चल रहा है, कोई केस आया और चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बोलता है इस सभी हाई कोर्ट को, भाई तुम मत लो ये केस जो है ना, तुम मत लो, क्योंकि तुम्हारे जुरिडिक्शन में ये केस नहीं आता है।
तो प्रोविट कर रहा है ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है, लोअर कोर्ट, जरूरी नहीं है हाई कोर्ट, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी रहेगा चलेगा, ठीक है, छोटे जितने भी उनसे नीचे के जो भी कोर्ट है ना, वो सभी कोर्ट को कहता है प्रोविजन रिट जारी करके कि ये जो तुम केस कर रहे हो या केस का जो डिसीजन देने वाले हो ना वो गलत है, ठीक है, ये मत करो तुम, ठीक है, अभी तक डिसीजन आया नहीं है, वो जो प्रोसेस चल रहा है ना उस प्रोसेस को रोकने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो प्रोविजन में क्या होता है कि इसमें जो है जुडिशियल जो होता है, ये हमेशा याद रखिएगा, प्रोविजन जो रिट होता है ये हमेशा किसी जुडिशरी के खिलाफ जारी किया जाएगा, ऊपर वाले जुडिशरी नीचे वाले जुडिशरी के खिलाफ ये जारी करेगा, और उसमें कहेगा कि ये एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन है तुम्हारा, मतलब अपने तुम जुरिडिक्शन से बाहर निकल के ये केस कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें रोकता है, मतलब हायर कोर्ट अपने लोअर कोर्ट को हमेशा याद रखना है कि ये किसी जुडिशियरी या क्वासी जुडिशियल बॉडी, क्वासी जुडिशियल बॉडी किसको बोलते हैं, जो थोड़ा जुडिशियल भी हो और थोड़ा जो और भी कुछ काम करता हो, तो क्वासी जुडिशियल, क्वासी मतलब होता है थोड़ा जुडिशियल, लेकिन जो जुडिशियल नेचर का है ना उसी के खिलाफ प्रोविजन रिट जारी करता है, ठीक है। ये देखिए प्रोविजन का जो एग्जाम्पल प्रोविजन ही लिखा है मैंने, ठीक है, प्रोविजन मतलब रोकना, रोकता है, ऊपर वाला कोर्ट नीचे वाले कोर्ट को रोकता है कि ये तुम एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन में काम कर रहे हो, ठीक है। और सेसोररी क्या होता है, सेसोररी में मानिए कि ये कर दिया, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपना जो है उस केस पे काम करके जजमेंट भी दे दिया, तो उस केस में अगर ऊपर वाले कोर्ट को लगता है कि भाई तुमने गलत कर दिया, तब उसके जजमेंट को पूरा क्वैश कर देता है या नल्लीफाई कर देता है, इसको हम लोग सेसोररी बोलते हैं। तो ये दोनों जो रीट है ना, ये दोनों रीट जो है ना किसी क्वासी जुडिशियल बॉडी या जुडिशियल बॉडी के खिलाफ जारी करता है, ऊपर वाले कोर्ट नीचे वाले कोर्ट के खिलाफ जारी करता है, और कब करता है, जब ये अपना एक्सेस ऑफ जुडिडिक्शन में कुछ काम किया है, मतलब अपने जुडिडिक्शन से बाहर निकल कर काम किया है, तब जो है ऊपर वाले कोर्ट नीचे वाले कोर्ट को ये दोनों रीट्स जारी करता है। पहले रीट्स में जब प्रोसेस चल रहा होता है तभी बोलता है कि भाई रुक जाओ, अगर नहीं रुकता है तो फिर उसको जो है सेसोररी रीट के द्वारा जो है उसके जजमेंट को नल्लीफाई कर दिया जाता है। तो ये हुआ सेसोररी, और ये प्रोविजन, तो प्रोविजन रोकना। तो ये 4 रीट समझ में आ गया ना। जो लास्ट रीट्स है क्यू वारंटो, इसका मतलब होता है क्यू वारंटो, इसका मतलब होता है कि व्हाट इज योर ऑथोरिटी, मतलब कि आपका ऑथोरिटी क्या है। तो देखिए ये रीट्स जो होता है ना, लिटरली इसका मतलब यही होता है कि व्हाट इज योर ऑथोरिटी। द पर्पस ऑफ दिस रीट टू इंश्योर दैट ए पर्सन होल्डिंग ए पब्लिक ऑफिस, मानिए कोई सरकार का कर्मचारी है, ठीक है, सरकार का कर्मचारी है, वो ऑफिस में काम कर रहा है, तो उस ऑफिस में जो काम कर रहा है वो किस बेसिस पे काम करे, क्या उसके पास एबिलिटी है, तो ये जानने की कोशिश करता है इस रीट के द्वारा कि आप जो काम कर रहे हैं आपके पास क्वालिफिकेशन है क्या। तो व्हाट इज योर ऑथोरिटी, मतलब आपके पास ऑथोरिटी, मतलब आपके पास क्या वो एलिजिबिलिटी है जिसके अगेंस्ट इस पे आप काम कर रहे हैं। तो ये भी जो है पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ ही जारी किया जाता है कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें पूछा जाता है उस पब्लिक स्टाफ से, उस सरकारी कर्मचारी से पूछा जाता है कि आप जिस पद पे काम कर रहे हैं क्या उस पद पे काम करने का आपका अधिकार है क्या एलिजिबिलिटी है क्या, उसको आपने पास किया है क्या। तो ये 5 तरह के रिट्स होते हैं। रिट्स जारी करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर्टिकल 32 के अंतर्गत, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया 226 के अंतर्गत। ये दोनों आर्टिकल के द्वारा, दोनों जो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है ये दोनों रिट्स जारी करते हैं। हबीज कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव ए बॉडी, जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है विदाउट एनी जुडिशियल जस्टिफिकेशन, तब उस केस में उसके परिवारजन या इंडिया के कोई भी सिटीजन जो है जाकर के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को बोलेगा कि यहाँ पे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, तो जो है उस केस में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऑफ इंडिया बोलेगा सभी ऑर्गेनाइजेशन को, पब्लिक प्राइवेट सभी ऑर्गेनाइजेशन को बोलेगा क्या इस बंदा को तुमने देखा है क्या, इस बंदा को तुमने रखा है क्या, टू हैव अ बॉडी, क्या तुम्हारे पास ये बॉडी है क्या, ये पर्सन है क्या जिसको डिटेन किया गया था। एक केस मुझे याद आ रहा है कि इसके एक केस एक पर्सन था जो गुम हो गया था, मतलब कि गुम हो गया था, मतलब कि वो खो गया था या जो मनी हो गया था। तो उसके परिवारजन ने जा करके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके केस किया कि हमारा जो पर्सन जो है, हमारे फैमिली मेम्बर जो है मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो हमारे फैमिली मेम्बर मिल नहीं रहा है ना, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है जिसमें केस गया होगा उसने रिट जारी किया था, और यही रिट जारी किया था हबीज कॉर्पस। क्योंकि आप मानिए कोई पर्सन खो गया, अब उस पर्सन को कैसे ढूंढेंगे, मानिए कोई लोग उसको ज़बरदस्ती डिटेन करके रखा हुआ है तो उसको कैसे ढूंढेंगे। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये रिट जारी करता है और सभी ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया के प्राइवेट पब्लिक सभी ऑर्गेनाइजेशन को बोलता है जिसने भी डिटेन किया है मुझे आकर के बताओ हबीज कॉर्पस, ठीक है। मैंडमस के द्वारा मैंने बताया कि मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड। ये केवल सरकारी एम्प्लॉय पब्लिक अथॉरिटी पे जो है वी कमांड दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है कि आप सही ढंग से काम करें। प्रोविजन और सेसोररी जो है ये दोनों जो है
ऊपर वाले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा अपने लोअर कोर्ट सबको बताया जाता है कि भाई तुम प्रोहिबिट करो, रोको, क्योंकि एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन में काम कर रहे हो। और सेसोरई में अगर तुमने मानिए जजमेंट दे दिया तो उसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो प्रोविजन में प्रोहिबिट करता है, कोई केस को एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन में काम करने से रोकता है अपने लोअर कोर्ट को। और अगर मानिए वो कर दिया, जजमेंट दे दिया, तब उसको नलिफाई कर देता है, क्वेश कर देता है, ख़त्म कर देता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, अगर उसने एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन में काम किया हो तो। और लास्ट वाला क्यू वारंटो है जो है, ये भी जो है पब्लिक अथॉरिटी को दिया जाता है। और पब्लिक अथॉरिटी को बोला जाता है क्या आप जिस पोस्ट पे काम कर रहे हैं उसका आपके पास एलिजिबिलिटी है, क्या आप सही ढंग से काम करेंगे, उसके लिए तो आपके पास मेरिट होना चाहिए ना। तो ये पूछता है इस रेट्स के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इनकरेक्ट वन। कह रहा है कि इनकरेक्ट वन को पहचानिए। देखिए इसमें डिस्कस किया गया है फंडामेंटल राइट को बचाने का अधिकार किसके पास है। तो फंडामेंटल राइट को बचाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है, ये मेन प्रोटेक्टर है। लेकिन इसने अपने बर्डन को कम करने के लिए हाई कोर्ट को भी बोला कि भाई तुम भी रिट जारी करके किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट को बचा सकते हो। इसी दोनों के बीच में इस पूरे बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट कैन इशू, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है रीट इशू कर सकता है ओनली फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। किसी पर्सन का फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ तो उसको लागू कराने के लिए, उसके फंडामेंटल राइट को उसे देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रीट जारी कर सकता है ओनली फॉर फंडामेंटल राइट। लेकिन हाई कोर्ट जो है ना, हाई कोर्ट कैन इशू रीट बोथ फंडामेंटल राइट एंड लीगल राइट। तो ये सही ऑप्शन है। कैसे? तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है ना वो केवल फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए रीट जारी करेगा। लेकिन हाई कोर्ट जो है ना, ये हाई कोर्ट जो है ना किसी पर्सन का लीगल राइट भी, अगर लीगल राइट रहेगा ना, लीगल राइट, उस केस में भी रीट जारी करेगा। और फंडामेंटल राइट के लिए तो मैंने बताया कि बर्डन को कम करने के लिए जारी करता ही है। तो हाई कोर्ट के पास देखिए थोड़ा सा रीट के केस में बड़ा सा एरिया हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि हाई कोर्ट के पास थोड़ा लार्ज एरिया होता है इन केस ऑफ रीट्स जारी करना। रीट जारी करने के केस में हाई कोर्ट के पास दोनों होता है, फंडामेंटल राइट किसी का उल्लंघन हुआ तो उस केस में भी हाई कोर्ट रीट जारी कर सकता है, और किसी का लीगल राइट, जो लीगल लॉ के द्वारा जो राइट मिला गया है, उस केस में भी जो है हाई कोर्ट जो है रीट जारी कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केवल फंडामेंटल राइट को वायलेट होने पे ही रीट जारी कर सकता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द रीट पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो रीट पावर है एक्सपेंड टू होल इंडिया, पूरे इंडिया में लागू होता है। मानिए कि एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक रीट जारी किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट तो पूरे देश का होता है ना। तो इसका जो रीट जारी किया ना, मानिए एक हबीस कॉर्पस रीट जारी किया था। हबीस कॉर्पस में सभी से पूछा जाता है क्या तुमने इस पर्सन को डिटेन किया है क्या, टू हैव अ बॉडी, इसको डिटेन किया है। तो सुप्रीम कोर्ट अगर जारी करेगा ना तो पूरे इंडिया में लागू होगा, इंडिया के हर एक कोना कोना में लागू होगा। लेकिन मानिए हाई कोर्ट ने अगर यही रीट जारी किया, हाई कोर्ट ने हबीस कॉर्पस रीट जारी किया, तो हाई कोर्ट तो किसी एक स्टेट का होता है ना, तो उस स्टेट में ही केवल उसका रीट लागू होगा, सभी इंडिया में लागू नहीं होगा। पूरे उस स्टेट के जितने भी गवर्नमेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है सभी में पूछेगा क्या तुम्हारे पास बॉडी है क्या। तो यही लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जब रीट जारी करता है ना तो पूरे इंडिया में लागू होता है, और हाई कोर्ट ऑफ इंडिया जब जारी करता है ना तो केवल जहाँ तक उसका जुडिशियली टेरिटरी है, मतलब एक हाई कोर्ट का जुडिशियली टेरिटरी कहाँ तक होता है, जिस स्टेट में है तो उस स्टेट तक होता है। तो ये भी सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन गिव द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑन सुप्रीम कोर्ट टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट। तो यस, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हमारा संविधान जो है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी दिया, संवैधानिक कर्तव्य दिया सुप्रीम कोर्ट को कि आपको फंडामेंटल राइट को बचा के रखना है, इन्फोर्स कराना है, किसी भी हालत में आपको फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं होने देना है। लेकिन कह रहा है कि इफ़ वायलेटेड, ठीक है, अगर वायलेट होता है तो उसको इन्फोर्स करना है। लेकिन हाई कोर्ट प्रोटेक्ट एज पर हिज विश, मतलब लेकिन हाई कोर्ट के पास जो है ना ये विश है, उसकी डिपेंड करता है, उसको मन है कि किसी के पर्सन के फंडामेंटल राइट को बचाना है तो रीट जारी करेगा। लेकिन हाई कोर्ट को आप ये नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि भाई इसका फंडामेंटल राइट हुआ तुम करो, फंडामेंटल राइट को बचाओ, नहीं। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट बना है। सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स का मेन प्रोटेक्टर बोला जाता है, ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट अपने विश के अकॉर्डिंग, अगर हाई कोर्ट को मन होगा किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट को बचाने का तो बचा सकते हैं, लेकिन वहाँ ज़बरदस्ती नहीं रहेगा, अपने विश के अकॉर्डिंग वो काम करेगा हाई कोर्ट। ये तीनों का तीनों सेंटेंस सही है। तो इनकरेक्ट वन पूछा गया था कि कौन इसमें से इनकरेक्ट है, इसका आंसर भी गलत है। तो यहाँ होना चाहिए नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव, ठीक है। कोई भी इसमें से गलती नहीं है, सभी का सभी करेक्ट वन है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर आर्टिकल 358, कह रहा है कि अंडर आर्टिकल 358, जो हमारा आर्टिकल 358 है ना, इसमें बोला गया है कि व्हेन द नेशनल इमरजेंसी इज, तो सबसे पहले तो देखिए नेशनल इमरजेंसी, जो नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल है वो 352 है। तो नेशनल इमरजेंसी लगता कब है? देखिए नेशनल इमरजेंसी जो है ना
ये 3 केसेज में लगते हैं। कितने केस में लगते हैं? 3 केसेज में। एक होता है वार, अगर किसी देश के साथ हमारा वार हो गया तो वार के द्वारा, या किसी देश हमारे देश पे चढ़ाई करता है तो उसे एक्सटर्नल एग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल एग्रेशन। किसी बाहर से हमारे देश पे चढ़ाई हो रही है तो उसे एक्सटर्नल एग्रेशन बोलते हैं। ये भी एक तरह से कह सकते हैं। ये दोनों जो केस हुआ ये बाहर से हो रहा है, मतलब किसी दूसरे देश के साथ हमारा अगर वार स्टार्ट हो गया तो भी नेशनल इमरजेंसी लगेगा। एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, किसी दूसरे देश ने हम पे अटैक कर दिया, एक्सटर्नल एग्रेशन, तो उस केस में भी जो है नेशनल इमरजेंसी लग सकते हैं। और लास्ट बोलता है इंटरनल, अगर हमारे देश में कोई मानिए मिलिट्री कू कर दिया, मतलब कि मिलिट्री जो है सरकार के अगेंस्ट जो है कू कर दिया, इस केस में भी जो है नेशनल इमरजेंसी लग सकता है। ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंस, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से अगर लगता है तो इस केस में, तो ये नेशनल इमरजेंसी लगने का केस होता है। अब क्या होता है कि जब भी नेशनल इमरजेंसी लगते हैं ना, तो उस केस में हमारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड होते हैं। अब उसी के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्टिकल 358 जो है ना, वो बताता है कि व्हेन द नेशनल इमरजेंसी ड्यू टू द एक्सटर्नल एग्रेशन, अगर बाहर के एग्रेशन से हो, नेशनल इमरजेंसी ड्यू टू एक्सटर्नल एग्रेशन। एक्सटर्नल एग्रेशन कैसे हो सकता है? तो सॉरी, यहाँ पे देखिए लिखा है वार या एक्सटर्नल एग्रेशन, वार या एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन, इस दोनों के केस वजह से अगर नेशनल इमरजेंसी लगा हो ना, तो हमारा एक फंडामेंटल राइट है जो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। तो आर्टिकल 19 वही पूछा गया कि कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जब नेशनल इमरजेंसी लगता है ना वार या एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से, तो उस केस में ये फंडामेंटल राइट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। तो जो आर्टिकल 90 है ना, जिसके अंदर हम लोग को 6 राइट मिले हैं, घूमने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, एक जगह पे रहने की आज़ादी, ठीक है, तो ये ऑक्यूपेशन की आज़ादी, ये राइट हमारा ख़त्म हो जाता है। ठीक है, कि नहीं आया समझ? तो आर्टिकल 358 ने बोला कि जब हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगे ड्यू टू द वार या एक्सटर्नल एग्रेशन, तो इस केस में हमारा एक आर्टिकल जो होता है ना, वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। उस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 19। कि नहीं आया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर आर्टिकल 359, कह रहा है कि आर्टिकल जो 359 है ना, ये बताता है कि जब देश में नेशनल इमरजेंसी लगे ड्यू टू इंटरनल या एक्सटर्नल, ठीक है। अब इंटरनल में मैंने क्या बोला? तो मैंने बोला इंटरनल डिस्टर्बेंस में आता है मिलिट्री को। देखिए क्या होता था कि इंदिरा गांधी के समय में, इसमें भी एक देखिए बहुत ही है, इंदिरा गांधी के समय में क्या था, इंदिरा गांधी ने इसी का फ़ायदा उठाया था। उस समय लिखा हुआ था हमारे संविधान में इंटरनल डिस्टर्बेंस, क्या लिखा था? इंटरनल डिस्टर्बेंस या मिलिट्री को, ठीक है। इंटरनल डिस्टर्बेंस मानिए कि इसका सरकार फ़ायदा उठा सकता है। सरकार को लगेगा कि हमारा अपोजिशन जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया है, बहुत हल्ला गुल्ला कर रहा है, तो बोल दो नेशनल इमरजेंसी लग गया। क्यों लग गया? तो इंटरनल डिस्टर्बेंस है, तो इसका फ़ायदा उठा सकता है सरकार, ठीक है। तो इसीलिए ना अभी इस वर्ड को ख़त्म कर दिया गया। इस वर्ड को क्या कर दिया गया? ख़त्म कर दिया, इंटरनल डिस्टर्बेंस को। अब जो हमारे संविधान में लिखा गया है वो लिखा है अगर देश के अंदर में मिलिट्री ने सरकार के अगेंस्ट अगर कुछ जो है अगेंस्ट काम करना सरकार को गिराने की कोशिश करने लगे, तो उसी केस में आप नेशनल इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं होता है। अगर आपके अगेंस्ट मिलिट्री ने कू कर दिया तो उस केस में आप नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी 3 तरह से लगते हैं। एक लगता है इंटरनल ड्यू टू मिलिट्री कू, और एक्सटर्नल तो आपको मैंने बता दिया पिछले क्वेश्चन में कि वार या एक्सटर्नल एग्रेशन। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर जो है नेशनल इमरजेंसी इस तीनों में से किसी वजह से लगे, चाहे वो इंटरनल या एक्सटर्नल की वजह से, तो प्रेसिडेंट जो है ना एक घोषणा करता है और उस घोषणा के द्वारा जो है हमारे फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर देता है। तो कौन से फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर देता है? 19 को, 20 को, 21 को, या कोई भी फंडामेंटल राइट को 21 को छोड़ करके। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लास्ट ऑप्शन 4। देखिए क्या होता है ना कि हमारे देश में जब भी नेशनल इमरजेंसी लगता है ड्यू टू वार, एक्सटर्नल एग्रेशन या इंटरनल मिलिट्री को, इस तीनों वजह से अगर हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगता है, तो इस केस में हमारा जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, वो घोषणा के द्वारा हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन 20-21 को छोड़ के, ये दोनों जो है ना, ये दोनों आर्टिकल को छोड़ करके, ये दोनों फंडामेंटल राइट को छोड़ करके किसी भी फंडामेंटल राइट को जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ख़त्म कर सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। जो हमारा 79 क्वेश्चन था वो बताता था कि आर्टिकल 358, और ये इसने बोला था कि अगर इमरजेंसी बाहर की वजह से हो, वार या एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह तो 19 तो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है।
लेकिन इसने बोला कि नेशनल इमरजेंसी ड्यू टू वार, एक्सटर्नल एग्रेशन या इंटरनल मिलिट्री कू की वजह से हो, इस केस में प्रेसिडेंट जो है किसी भी फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकता है, लेकिन इस दोनों को छोड़ के। एक चीज़ तो हमेशा याद रखिए कि हमारा जो आर्टिकल 20 और 21 है ना, ये कभी ख़त्म नहीं होता है, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी किसी वजह से हो, तो 20 और 21 आर्टिकल कभी सस्पेंड नहीं होता है, ठीक है। ये दोनों आर्टिकल कभी सस्पेंड नहीं होता है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 358 आर्टिकल और 359 आर्टिकल, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन बताता है जुडिशियल रिव्यू के बारे में। कह रहा है कि जुडिशियल रिव्यू को हमने बोरो किया है किसके कॉन्स्टिट्यूशन से, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जुडिशियल रिव्यू को बोरो किया है। तो याद रखिएगा कि ये जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट हमने यूएसए से लिया है, ठीक है। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया कि जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट हमने यूएसए के संविधान से लिया है। इसमें क्या होता है सर, जुडिशियल रिव्यू कहाँ लिखा है, क्या कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है संविधान में? तो देखिए, जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि हमारा जो जुडिशियरी है ना, मतलब पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट टू डिक्लेयर एन एक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब मानिए कि हमारा सरकार में कौन होते हैं, तो एग्जीक्यूटिव होते हैं सर, मतलब प्राइम मिनिस्टर हेडेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो एग्जीक्यूटिव होते हैं। लेजिस्लेटिव भी तो सरकार को ही बोलते हैं क्योंकि कानून भी तो सरकार ही बना रहा है। तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, इस दोनों के किसी भी एक्शन को हमारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है ना, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ये इसके किसी भी एक्शन को गलत ठहरा सकता है अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल को वायलेट करता हो। मानिए सरकार ने एक कानून बनाया और वो कानून जो है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो ना, तो उस केस में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार होती है कि वो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव के एक्शन, मतलब कि वो लॉ को ख़त्म कर सकता है, क्वैश कर सकता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर सकता है, उसे वाइड कर सकता है, ठीक है, ख़त्म कर सकता है। मतलब जुडिशियल रिव्यू का मतलब यही होता है कि जुडिशरी के पास ये पावर होता है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के किसी भी एक्शन को जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो उसे ख़त्म कर सकता है, ठीक है। अब कहोगे सर क्या हमारे संविधान में इसके बारे में लिखा है कहीं पे क्या, जुडिशियल रिव्यू के बारे में? तो नहीं लिखा है भाई, हमारे संविधान में जुडिशियल रिव्यू के बारे में कहीं भी नहीं लिखा है। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि जब हम आर्टिकल 32 पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी, तो क्या उससे आपको नहीं लगा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी सर जो बता रहा है उसमें भी तो यही सब देख रहा है सरकार, मतलब उस जुडिशियरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तो यही देख रहा है कि कौन गलत काम कर रहा है, कौन सही काम कर रहा है। हाबीज कॉर्पस जब जारी करता है तो वो पूछता है ना, सरकार से ही तो पूछता है कि भाई तुमने इस पर्सन को डिटेन किया है कि नहीं किया है, पब्लिक अथॉरिटी से भी क्वेश्चन कर रहा है ना। तो ये जो आर्टिकल 32 है, या फिर हाई कोर्ट अपना 226 का जो इस्तेमाल करता है रिट के लिए, या फिर आर्टिकल 13 जब हम लोग ने डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स देखा था, उस सभी केस में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या चेक कर रहा था? यही तो चेक कर रहा था कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो कर रहा है वो सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आज भी हमारे देश में मानिए सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कानून बनाता है या हाई कोर्ट कोई कानून बनाता है, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को लगता है ना कि भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसको तुरंत खत्म कर देगा, क्योंकि सर ये सब कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है, ये सब कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है। लेकिन जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे हम लोग को मिलता है सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर होगा। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर होगा तो दैट मीन्स लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के पास पावर नहीं होता है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेक करके कुछ बनाए। उससे भी पता चलता है हम लोग कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऑफ इंडिया के पास ये पावर होता है, जुडिशरी के पास ये पावर होता है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के किसी भी एक्शन को क्या कर सकता है, रद्द कर सकता है, ख़त्म कर सकता है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर होगा, रूल ऑफ लॉ होगा। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या हुआ कि कानून जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेगा हमारा देश, रूल ऑफ लॉ। अगर इस लॉ को कोई भी वायलेट करे, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो जिसको हम लोग एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, या संसद हो, पार्लियामेंट हो, कोई भी, या फिर मानिए स्टेट गवर्नमेंट हो, उसको भी लेजिस्लेटर बोलते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर, कोई भी अगर कानून बनाता है तो इस सब को जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट खत्म कर सकता है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होगा, क्योंकि हमारे रूल ऑफ लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर लिखा गया है। सेपरेशन ऑफ पावर में सभी जो हमारे गवर्नमेंट के ऑर्गन है वो अलग अलग रहेंगे, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट लिखा गया है, क्योंकि सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हमारे देश में गवर्नमेंट लिमिटेड होगा। लिमिटेड का मतलब कि उसका पावर आर्बिट्री नेचर का नहीं होगा, वो ऑटोक्रेसी की तरह नहीं चलाएगा, उसके पास लिमिटेड पावर होगा, जनता जो कहेगा वही करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन जो कहेगा वही कहेगा, ये नहीं कि वो कुछ भी कर देगा, ठीक है। तो ये सब लिखा गया है ना, इसी से पता चलता है कि जुडिशियल रिव्यू का अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। मतलब जुडिशियल रिव्यू कहीं भी डायरेक्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है, लेकिन जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं तो ये सभी बात देखने को मिलता है और इससे पता चलता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर,
और उसको कोई भी पर्सन वायलेट करता है, लेजिस्लेटिव हो, एग्जीक्यूटिव हो, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास ये पावर होता है, उसका जुडिशियल रिव्यू करेगा, देखेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या खिलाफ है, खिलाफ होगा तो उसे खत्म कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए हमारा अब आ गया फंडामेंटल राइट, हमारा खत्म हो गया, अब हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज आ गया। हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में क्या सब लिखा गया है उसी के बारे में ये पूछ रहा है। कह रहा है कि 11 फंडामेंटल ड्यूटी आर प्लेस्ड इन पार्ट 4A। हमारे संविधान के भाग 4 के ए में पार्ट 4 में देखिए डीपीएसपी है, हमारे पार्ट 4 जो है ना, हमारे पार्ट 4 इसमें डीपीएसपी है, क्या है, डीपीएसपी। लेकिन जो पार्ट 4A है ना, हमारे पार्ट 4 का ही एक और छोटा भाग है जिसमें हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटी लिखा गया है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 51A। और आर्टिकल का नाम क्या है, तो 51A। कि नहीं आया समझ में? तो ये पूरा सही सेंटेंस है, ये सही सेंटेंस है। 11 फंडामेंटल ड्यूटी हमारे संविधान के पार्ट 4A में लिखा गया है और आर्टिकल क्या है, 51A। ये 3 क्वेश्चन हो गया यहाँ से कि हमारा फंडामेंटल ड्यूटी किस आर्टिकल में आता है, तो 51A में आता है, किस भाग में आता है, तो पार्ट 4A में आता है। कितनी फंडामेंटल ड्यूटी है, तो 11 फंडामेंटल ड्यूटी। नेक्स्ट लिखा है कि फंडामेंटल ड्यूटी आर एडेड बाय द 42वां अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट 1976। यस, इंदिरा गांधी के समय में 1976 में, इंदिरा गांधी के समय में 1976 में 42वां अमेंडमेंट हुआ था, जिसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इसमें संविधान को बहुत उलटफेर किया गया था, तो इसी के द्वारा जो है हमारे फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था फंडामेंटल ड्यूटी के लिए, तो ये भी सही है, स्वर्ण सिंह कमेटी ने ही रिकमेंड किया था कि फंडामेंटल ड्यूटी को हमारे संविधान में जोड़ना चाहिए। ये हमने यूएसएसआर के संविधान से लिया है, तो ये भी सही है। हमने रसिया के संविधान, जो पहले यूएसएसआर हुआ करता था, सोवियत संघ हुआ करता था, उसके संविधान से हमने लिया है, ठीक है, तो ये भी सही है। कह रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटी जो होता है ना, नॉन जस्टिफिएबल नेचर का होता है। नॉन जस्टिफिएबल नेचर का मतलब नो पनिशमेंट फॉर वायलेशन। फंडामेंटल ड्यूटी जो हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटी लिखे गए हैं ना, अगर इसको आप वायलेट करते हैं ना, तो इसके खिलाफ आपके खिलाफ पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा जुडिशरी के द्वारा या सरकार के द्वारा। अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अगर आप वायलेट करते हैं ना, तो आपको कोई पनिशमेंट नहीं दिया गया। इसीलिए बोला जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है नॉन जस्टिफिएबल इन नेचर है, इस पर जस्टिस नहीं मिलता है। कोई अगर उसको वायलेट करता है तो उसको पनिशमेंट नहीं मिलता है, ठीक है। देखिए ये हमारी ये मौलिक कर्तव्य है, ये हमारा नैतिक जिम्मेदारी होती है कि हम अपने ये सब चीज़ों की रक्षा करें, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में इतना ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, इससे ज़्यादा कुछ एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी हमारे पार्ट 4A में है, आर्टिकल 51A में है, 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था। इंदिरा गांधी के समय में 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, जिसके द्वारा ये जोड़ा गया था। ये जो है यूएसएसआर के संविधान से हमने लिया है, और ये जो है नॉन जस्टिफिएबल नेचर का होता है। नॉन जस्टिफिएबल नेचर का मतलब हुआ कि इसको वायलेशन करने पे कोई पनिशमेंट नहीं मिलता है। क्योंकि सर क्या लिखा है जो पनिशमेंट नहीं मिलता है? देखिए ये हमारा 11 फंडामेंटल ड्यूटी है, जिसमें लिखा गया है पहला में देखिए टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड बाय करना है, मतलब फॉलो करना है कॉन्स्टिट्यूशन को, रिस्पेक्ट करना है इट्स आइडियल, इसके आइडियल्स सब जो हैं, जो बड़े बड़े लोगों ने जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, इस पर्सन सबको रिस्पेक्ट करना है, यहाँ के इंस्टीट्यूशन को रिस्पेक्ट करना है, यहाँ के नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना है, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना है, ये सब लिखा गया है। अगर रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना तो इसको पनिश नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। कुछ संविधान में और भी चीज़ लिखा है जिसके द्वारा पनिश भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, लेकिन हाँ फंडामेंटल ड्यूटी के अकॉर्डिंग नहीं मिलता है, वो हमारे संविधान के दूसरे पार्ट के अकॉर्डिंग मिलता है, ठीक है। तो ये सभी जो फंडामेंटल ड्यूटी है इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें ये सब बात लिखे गए हैं कि इस सब के जो है हमारा ये सब मौलिक कर्तव्य है, इस हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनता है कि ये सब चीज़ का हम लोग फॉलो करें, ताकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा देश जो है अच्छा से रन करे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।